इस दुनिया में इतना बड़ा पानी का एक समुद्र है, उसके बाद भी दुनिया प्यासी है। ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की कमी है। हेल्थ होते हुए भी इंसान बीमार है, मानसिक तौर पर फिजिकली कमजोर है। यानी कि कहीं ना कहीं हर चीज प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो पोर्शन है 1% पोर्शन लोगों तक पहुंच पाता है, और 3 हिस्से बच्चों तक, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। चाहे वो समुद्र की बात की जाए, चाहे वो नॉलेज की बात कर ली जाए, चाहे वो पैसे की बात कर ली जाए। क्योंकि आप हर रोज देखते हो यूट्यूब पर इतनी वीडियो आ रही है, जिस वीडियो के अंदर आपने नोटिस किया कहा जा रहा है करोड़पति बन जाइए, लखपति बन जाइए, हर रोज लाखों रुपए कमाइए, 1 करोड़ रुपए 2 महीने में कैसे कमा सकते हो, लाइफ में 500 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हो। इतनी वीडियो आ रही है, उसके बाद भी इंसान, स्पेशली इंडियन, करोड़पति नहीं। इंडियन हर रोज करोड़पति बनने की वीडियो देख रहा है, लेकिन उसके बाद भी करोड़पति नहीं बन पा रहा है। रीजन क्या है? तो इस रीजन जो है वो हम आज चेक करेंगे, उसका थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे, चेक करेंगे रीजन क्या है थ्रू इंग्लिश। माय डियर, कहीं ना कहीं इंग्लिश के अंदर भी बच्चों को इंग्लिश बहुत आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता, और इसलिए बच्चा इंग्लिश के अंदर भी इसी प्रॉब्लम को फेस करता है। समझ नहीं पा रहा है कि आता सब कुछ है, लेकिन आ कुछ भी नहीं रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, एक बच्चा है, यूएसए स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको यूएसए में पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसकी इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम है, इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है। इट मीन्स वही कमी आपके आप तक ना रह जाए, तो इसलिए आपको भी आज वीडियो को लास्ट तक देखना है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट का एक्सरसाइज या टेस्ट। उस टेस्ट तक लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसे लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब्स फॉलोड प्रेपोजिशन। यस माय डियर, कुछ वर्ब्स होती हैं जिसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स है, लाइक एग्री ऑन। एग्री ऑन का यूज कब होगा ये मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले ये देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे अराइव एट, फिर बात की जाएगी अराइव इन, क्योंकि अराइव एट है तो एक अराइव इन भी होता है। और भी कुछ डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी, अपोलोजाइज टू या अपोलोजाइज फॉर कब यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज बी एक्स्टम टू, यानी कि किसी चीज का आदि होना। बी एक्स्टम टू का मतलब होता है आदि होना। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज बिलोंग टू। ये हमारे वर्ब्स विद प्रेपोजिशंस रहेंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ और भी डिस्कस करेंगे, लाइक अलॉट टू। तो ये अलॉट का मतलब क्या होता है? अलॉट मीन्स देना, गिव, ऑफर, सबमिट, सरेंडर, गिव, या कहते हैं एंडो, बेस्टो, या इम्पार्ट, या कहा जाए ट्रिब्यूट। मीन्स बहुत सारे वर्ड्स हैं देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में 1% पहुंच पा रहा है कि देना मतलब गिफ्ट है। लेकिन हम बात करें समुद्र की, समुद्र का नॉलेज, पूरा नॉलेज कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो देने के लिए गिव का यूज नहीं करना, बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे मैंने आपको बताए, और भी ऐसे वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे आज। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास ऑन दिस टॉपिक वन बाय वन। But before that we are going to discuss how to use going to। हम जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले पॉइंट होगा be going to। इसका मतलब क्या है? be going to मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि मैं जा रहा हूं, तो हम मोस्टली ऐसे यूज करते हैं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, लेकिन इसकी इंग्लिश अगर आप बनाओगे तो आप कुछ ऐसे बोलते हैं, आई एम गोइंग टू। किसी प्लेस पर जा रहे हो ना, उसका नाम। लेकिन यहां पर माय डियर बी गोइंग टू का मतलब है फ्यूचर। याद रखिएगा, बी गोइंग टू का मतलब है फ्यूचर।
कैसे? लेट्स सी। when we have already decided or we intend to do something in the future, यानी कि प्रायर प्लान। आप उसे क्या बोलेंगे? अगर आपके दिमाग में प्रायर प्लान है तो प्रायर प्लान के लिए आप यूज करने वाले हो, जिसको आप बोलते हैं प्रायर प्लान, मतलब पहले से सोची हुई योजना। तो कैसे बनाओगे? लाइक दिस, द डिसीजन हैज बीन मेड बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो लिया गया बोलने के समय से पहले, यानी जो बात हो रही है उससे पहले। तो हम कह रहे हैं कि बोलने से पहले जो डिसीजन लिया गया है, लाइक तो हम कहेंगे, अगर आपको यह कहना है कि जब बोला जा रहा है उससे पहले डिसीजन लिया गया है, तो उसको आप बोलते हैं प्रायर प्लान, यानी कि योजना पहले से है। तो आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे यूज करोगे, लाइक दे आर गोइंग टू रिटायर टू द बीच, इन फैक्ट दे हैव ऑलरेडी बॉट अ लिटिल बीच हाउस, यानी कि वे रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होकर टू द बीच, बीच पर जाएंगे। इनफैक्ट वास्तव में दे हैव ऑलरेडी बॉट अ लिटिल बीच हाउस, उन्होंने बीच हाउस पहले से खरीद लिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि उनका प्लान पहले से है, यानी कि उनका प्रायर प्लान है। तो जब भी आप प्रायर प्लान की बात करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा बी गोइंग टू, लाइक दिस, यानी बी का मतलब है इजामार, बी मीन्स इजामार, और गोइंग टू के बाद आपकी जो वर्ब है उसका यूज होगा। जैसे यहां पर आपको मैंने बताया, गोइंग टू के बाद आप यूज करते हो प्लेस, आई एम गोइंग टू करनाल, आई एम गोइंग टू मार्केट, उसका मतलब मैं जा रहा हूं। लेकिन जब आप बोलते हो बी गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब है कि नियर फ्यूचर आपका कोई प्लान है जिसकी आपने पहले से योजना बना रखी है। तो मैं यहां पर समझा रहा हूं विल और बी गोइंग टू में डिफरेंस है। विल मतलब जाना, विल मतलब फ्यूचर में कोई काम करोगे, और बी गोइंग टू का मतलब भी वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप तुरंत डिसीजन लेते हो, जब आप प्रिडिक्शन करते हो, तो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। लेकिन जब आप कहते हो बी गोइंग टू, तो इसका मतलब है कि वो योजना पहले से है। लाइक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, यानी कि मैं जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला हूं, क्योंकि मेरा पहले से प्लान है कि मुझे जॉब चाहिए। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, मीनिंग होगा कि मैं जॉब ऑफर को लेने वाला हूं। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि बी गोइंग टू का यूज कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमने मोस्टली लाइफ में विल शैल का यूज ज्यादा किया है और बी गोइंग टू का यूज कम किया है। तो इस पॉइंट को दोनों को रिलेट करके समझेंगे कि दोनों डिफरेंस क्या है। यू आर गोइंग टू फॉल, तुम गिर जाओगे, इफ यू डोंट टाई योर शू लेसिस, अगर आप शूज की लेसिस को बंद नहीं करोगे, बांधोगे नहीं, तो तुम गिर जाओगे। यानी कि यहां से आपको एक आइडिया मिल गया, यहां उसकी जो शू लेसिस है वो खुली हुई है, यहां से आपको साइन मिल गया कि कोई काम होने वाला है, यानी कि पहले से डिसाइडेड है। जो शूज लेसिस खुली हुई है तो वो इशारा कर रही है कि नियर फ्यूचर बंदा गिरने वाला है। तो ये आपका साइन है, और जहां पर आपको साइन मिलता है तो समझ लेना वहां विल शैल नहीं आएगा, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा यू आर गोइंग टू फॉल, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, कोई भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज होगा, यू आर गोइंग टू फॉल, तुम गिरने वाले हो। इफ यू डोंट टाई योर शू लेसिस, अगर तुम जूतों की तनियों को या तस्मों को नहीं बांधोगे तो तुम गिर जाओगे। तो मैं यहां पर यह नहीं कह सकता यू विल फॉल, यू विल फॉल, मैं ये नहीं कह सकता। यू विल फॉल का मतलब क्या है? ये प्रिडिक्शन है, और ये कह रहे हैं जब साइन होगा तो साइन के बेस पे तो प्रिडिक्शन होगी, वहां पर यूज होगा बी गोइंग टू। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ही इज गोइंग टू फील सैड, यानी कि उदास हो जाएगा, इफ यू डोंट इनवाइट हिम टू द पार्टी, अगर आप उसको पार्टी में इनवाइट नहीं करोगे तो वह उदास हो जाएगा। तो ही इज गोइंग टू फील, उसने ये क्यों नहीं लिखा ही विल फील,
क्योंकि माय डियर उसने कहा भी वो फील करेगा अगर आप उसको नहीं बुलाओगे, क्योंकि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर एक साइन आ रहा है, एक इंडिकेशन आ रहा है कि बंदा फील करेगा, दुख दुख हो जाएगा, उसको दुख पहुंचेगा, इसीलिए ये साइन के बेस पर आपने यूज किया इज एम आर प्लस गोइंग टू। तो बी गोइंग टू का यूज होगा जहां पर साइन आएगा, इंडिकेशन आएगा। और विल शैल का यूज कहां पर होगा भाई, ये तो बात ठीक है। अब विल शैल का यूज कहां पर करने वाले हो, यानी कि बी गोइंग टू में और विल शैल में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है माय डियर। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड बी गोइंग टू, बी गोइंग टू, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये विल क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेक अ प्रिडिक्शन। अगर आपको प्रिडिक्शन करनी है, भविष्यवाणी करनी है कि तुम गिर जाओगे, तुम ये हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, तो आप यूज करोगे विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, या आप क्या यूज करोगे, और गिव अ वार्निंग। अगर आपको किसी को वार्निंग देनी है तो भी आप यूज करोगे विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। लाइक डोंट लिफ्ट दैट, किसी को कोई चीज रखी हुई है, उसको कहा जा रहा है कि डोंट लिफ्ट दैट, उसको मत उठाओ, यूल हर्ट योर सेल्फ, तुम्हें चोट लग जाएगी, यूल हर्ट योर सेल्फ, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो आपने क्या यूज किया, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहां पर क्या आ रही है, प्रिडिक्शन आ रही है। इफ यू डोंट फिनिश द बिड, अगर तुम बोली को बंद नहीं करोगे, द बॉस वॉन्ट गिव यू अ रेज, द बॉस वॉन्ट गिव यू अ रेज, रेज मतलब कि, रेज मतलब कि इंक्रीमेंट, कि जो बॉस है, जो मालिक है, तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं देगा। यानी कि जो तुम बोल रहे हो, बिड का मतलब है बोली लगाना किस चीज पर, ऑप्शन, यानी कि जब आप ऑप्शन को फिनिश नहीं करोगे तो बॉस तुम्हें, यानी जो तुम्हें कहा जा रहा है बंद करने के लिए, अगर उसको फिनिश नहीं करोगे तो तुम्हें तरक्की नहीं मिलेगी, तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तुम्हें रेज नहीं मिलेगा। ये दोनों डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये तो अभी नहीं, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, तो हम यहां पर यूज करें अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, यानी कि अब हम कोशिश करेंगे यहां पर दो पॉइंट को कनेक्ट करने की। जो हमने विल शैल का यूज किया है, जो हमने बी गोइंग टू का यूज किया है, तो उसके साथ हम उस वर्ड्स को भी पिरोने की कोशिश करेंगे। लाइक अपोलोजाइज टू का यूज होता है माफी मांगना, और टू के बाद उस बंदे का नाम आएगा जिससे माफी मांगी जा रही है। लाइक दिस, ही अपोलोजाइज टू द टीचर फॉर बीइंग लेट, उसने टीचर से माफी मांगी, तो जिससे माफी मांगी गई उसके बाद यूज हुआ है टू। जिस बंदे से माफी मांगी जा रही है उससे पहले आप यूज करोगे टू, लेकिन जिस रीजन से माफी मांगी जा रही है उसके लिए यूज होगा फॉर। तो अपोलोजाइज के साथ टू भी आएगा और अपोलोजाइज के साथ फॉर भी आएगा। इसका यूज होगा पर्सन के लिए और इसका यूज होगा समथिंग, फॉर समथिंग। तो यहां पर मेंशन है कि अपोलोजाइज के साथ टू भी आता है और फोर भी आता है। जिससे माफी मांगी जा रही है उससे पहले टू आएगा, जिस कमी से मांगी जा रही है उसके लिए फोर आएगा। लाइक आई अपोलोजाइज माई पेरेंट्स टू माई पेरेंट्स, आई अपोलोजाइज टू माई पेरेंट्स फॉर नॉट केयरिंग देम, फॉर नॉट केयरिंग देम। फॉर के बाद क्या आया, अपराध आया, क्राइम आया, गलती आई, उसके लिए यूज किया जाएगा। ओके, लेट्स सी। अराइव एट का यूज किया जाएगा। हाँ, मैं एक बार बता रहा हूं, उसके बाद सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। अराइव एट का यूज किया जाएगा
तो अराइव एट का यूज होता है मीन्स जब एक प्लेस पे आप पहुंचते हो, प्लेस पे पहुंचते मीन्स अगर मान लीजिए मैं पहुंचता हूं करनाल, मैं पहुंचा करनाल, तो मैं कहूंगा आई अराइव्ड एट करनाल, आई अराइव्ड एट करनाल, ऐसे यूज किया जाएगा। अगर आपने कहा मैं वहां पहुंचा, फिर आपको इतना लिखना बस आई अराइव्ड देयर, फिर इतना लिखना पड़ेगा। आई अराइव्ड एट करनाल, आई अराइव्ड एट संगरूर, आई अराइव्ड एट कतलहरी, और आई अराइव्ड देयर, देयर। तो अराइव के साथ यूज करने वाले हो एट। नेक्स्ट इज अराइव के साथ इन यूज होगा, जिसके अंदर आप यूज करोगे इन अ सिटी। अगर आप सिटी के हाथ से, फॉर एग्जाम्पल करनाल यूज हुआ, तो करनाल के लिए आप यूज करोगे इन। गांव का नाम आ गया एट यूज करोगे, आई अराइव इन करनाल, आई अराइव इन इंडिया, आई अराइव इन यूएसए। तो फॉर कंट्री एंड फॉर सिटी यूज होगा इन। सैम अपोलोजाइज टू हिज बॉस फॉर बीइंग लेट, हाँ सॉरी हो चुका पहले। बिलोंग टू, आप बिलोंग टू का यूज करेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे आई बिलोंग टू दिस स्टेट, आई बिलोंग टू दिस विलेज, आई बिलोंग टू दिस कास्ट। मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूं, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यानी ये किताब मेरी है, सिंपल। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू योर्स, यानी ये किताब तुम्हारी है, दिस बुक बिलोंग्स टू योर्स। यह किताब उसकी है, तो दिस बुक बिलोंग्स टू हिज, क्या आ सकता है, हिज भी आ सकता है, और दिस बुक बिलोंग्स टू हर्स, ये भी आ सकता है। एग्री हो, जब आप किसी मुद्दे पर सहमत होते हो तो आप यूज करते ऑन, और उसी एग्री के साथ यूज करते विद, और उसी एग्री के साथ यूज करते हो आप लाइक दिस, आई एग्री, बिल्कुल सिंपल, आई एग्री विद यू, विद सैम। यानी मैं एक बंदे का नाम लिखा है यहां पर, तो इसलिए बंदे से पहले आया विद, आई एग्री विद सैम। किस पॉइंट पर सहमत हूं, ऑन स्टडी, ऑन स्टडी पॉइंट, ऑन स्टडी पॉइंट, यानी स्टडी की बात पर मैं सैम से सहमत हूं। यानी एग्री के साथ ऑन भी आएगा और एग्री के साथ विद भी आएगा। आई थिंक इट्स इजी, एनी डाउट, समझ में आ रहा मिस्टर? अप्लाई टू, अप्लाई टू के साथ फोर भी आ सकता है भाई, और अप्लाई फोर भी टू भी दिया गया है, देखो यहां पर अप्लाई टू भी आएगा और अप्लाई फोर भी आएगा। कैसे आएगा, आई अप्लाई, यूनिवर्सिटी से पहले टू आएगा, टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अच्छा मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा, किसके लिए करूंगा, फॉर दिस कोर्स, फॉर दिस कोर्स। तो यहां पर नोटिस करो फोर भी आया टू भी आया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर किसी चीज के लिए अप्लाई करोगे तो फोर आएगा, कहीं पर यूज करोगे तो टू आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। चलिए जी नेक्स्ट, अलॉट टू। मैंने आपको कहा भी अलॉट टू का मतलब है देना, तो मैं कह सकता हूं आई विल मेक अ सेंटेंस ऑन दिस लाइक दिस, दे अलॉटेड अ सेपरेट डेस्क, उन्होंने एक सेपरेट डेस्क दे दिया, टू एवरीवन, उन्होंने हर किसी को एक सेपरेट डेस्क दिया।
दे अलॉटेड अ सेपरेट डेस्क टू एवरीवन, उन्होंने सभी को सेपरेट डेस्क दिया। तो अलॉटेड मतलब देना, गिव, नॉट गिव। तो गिव को आप क्या बोलोगे, ऐसे अलॉट भी बोल सकते हो। या फिर द म्यूजियम इज प्लानिंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पेस अलॉटेड टू मॉडर्न आर्ट, यानी जो म्यूजियम है वो ज्यादा स्पेस बढ़ाने की प्लानिंग बना रही है। अलॉटेड टू मॉडर्न आर्ट यानी कि मॉडर्न आर्ट को दिए जाने वाले स्पेस को बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। अलॉटेड मीन्स दिए जाने वाली, दिया गया। अलॉटेड मतलब दिया गया टू मॉडर्न आर्ट, यानी मॉडर्न आर्ट को दिया गया स्पेस जो है उसको बढ़ाने की म्यूजियम प्लानिंग कर रही है। अलॉटेड मीन्स दिया, अलॉटेड देना, और अकॉर्डिंग टू अलॉटेड यहां पर यूज हो गया दिया गया। नेक्स्ट इज 3 hours have been allotted to or for this task, यानी कि इस काम के लिए 3 घंटे दिए गए हैं। 3 hours have been allotted for this task, 3 hours have been allotted, यानी 3 घंटे दिए गए for this task। या फिर लाइक दिस, दे अलॉटेड एवरीवन अ सेपरेट डेस्क, हाँ ये हो चुका है। तो बिल्कुल सिंपल है अलॉट का यूज। या द बजट वॉज अलॉटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, है ना। द बजट वॉज अलॉटेड यानी बजट को दिया गया, बजट किसको दिया गया, टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बजट दिया गया। द बजट was allotted to various departments, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बजट दिया गया। नेक्स्ट यू विल सी हियर कन्फाइंड टू। कन्फाइंड टू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना, लिमिट में होना, सीमित कर देना। कन्फाइंड के साथ हमेशा टू यूज होगा, और देखिए कैसे यूज किया जाएगा। द डिस्कशन वॉज कन्फाइंड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स, यानी जो डिस्कशन थी वो कुछ खास टॉपिक पर ही कन्फाइन कर दी गई, यानी जो चर्चा थी वो कुछ खास टॉपिक पर ही कन्फाइन कर दी गई। तो आपको याद रखना कन्फाइन शब्द टू यूज हुआ है। नंबर 2, यहां पर पैसिव बात की जा रही है, पैसिव सेंटेंस की, यानी डिस्कशन को कन्फाइन कर दिया गया। किसने किया ये मेंशन नहीं किया गया। जब कोई काम होता है करने वाला नहीं है तो पैसिव है। तो लाइक दिस, द डिस्कशन वॉज कन्फाइंड, यानी डिस्कशन को लिमिट कर दिया गया, सीमित कर दिया गया टू स्पेसिफिक टॉपिक्स, यानी कुछ खास टॉपिक्स पर। नेक्स्ट, प्लीज कन्फाइन योर क्वेश्चंस टू द टॉपिक एट हैंड। एट हैंड का मतलब है जल्दी से, जल्दी से अपने क्वेश्चंस को टॉपिक तक कन्फाइन कर दीजिए, सीमित कर दीजिए। She was confined to her home due to illness, यानी बीमारी के कारण उस लड़की को कमरे तक सीमित कर दिया गया, घर तक सीमित कर दिया गया। She was confined to her home due to illness, यानी बीमारी के कारण उस लड़की को घर तक सीमित कर दिया गया, बाहर जाने की परमिशन नहीं दी गई। नेक्स्ट इज द वायरस वॉज कन्फाइंड टू द स्मॉल विलेज, जो वायरस था उस वायरस को छोटे से गांव में कन्फाइन कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। एंड द लास्ट यू विल सी एज अ पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में भी आप याद यूज करोगे, द सोल्जर्स वर कन्फाइंड टू बैरिक्स, यानी सोल्जर्स को बैरक तक सीमित कर दिया गया। तो ये माय डियर हमने कुछ डिस्कशन किया, कुछ समय डिस्कशन किया टॉपिक टेंस, और कुछ डिस्कस किया हमने वर्ड्स वोकैब। तो इस वोकैब के अंदर आपने देखा कि कैसे एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स है, और कैसे उन वर्ड्स को आपने लाइफ में यूज करना है, सेंटेंसेस में यूज करना है, डेली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। ये आपको न करके आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओलंपियाड, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, आईबीपीएस, पीओ, मींस ऑल ऑफ द एग्जाम्स you will see all these type of questions, but you have to focus on the contents and try to understand the concept. If you face any problem, you may ask me anytime. You have my number, you may contact me and you may comment in the comment box. Okay, but before that, don't forget to share and subscribe. That's my request to all of you.